बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। तो लास्ट टॉपिक में हम पढ़ के आए थे भी स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या है और डिफॉर्मेशन क्या है। तो हमने देखा था अभी जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो है वो एक बिगाड़ पैदा होता है जिसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जब हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं। तो स्ट्रेस के अप्लाई करने पर डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है मटेरियल के अंदर उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। आज के हम टॉपिक में वो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो ग्राफ की मदद से कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए हम खर्च करते हैं। वर्क डन यानी हमें जो काम करना पड़ता है मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए, और उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। और जैसे कि आपको पता है वर्क जो है वो एनर्जी ही है, तो वर्क की वैल्यू मालूम कर ले तो हमें इसका मतलब हमें पता चल गया भी डिफॉर्मेशन की वजह से मटेरियल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। या अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशंस। तो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे सॉलिड के ऊपर तो सॉलिड के जो मालिक्यूल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं भी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए हम उसके ऊपर जितना वर्क करते हैं उसको भी स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे, या वर्क करने पर, स्ट्रेस लगाने पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन चेंज होती है और पोजीशन की तब्दीली की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। और ये हमने जो स्ट्रेन एनर्जी है या वर्क है ये हमने किस तरीके से मालूम करना है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से। तो हमने एक तरफ फोर्स ले लिया और एक तरफ हमने एक्सटेंशन ले लिया। तो हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक रस्सी है जिसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ, ऐसे एक वायर है उसके साथ हमने एक वज़न लटकाया हुआ। तो इस रस्सी की जो लंबाई है फॉर एग्ज़ाम्पल वो L है, और इसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो हमारे पास F है। तो आज हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फोर्स की वैल्यू यानी वज़न जो हम इसके साथ सस्पेंड किया हुआ उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। जब हम वज़न की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो रस्सी की लंबाई में क्या होगा, इजाफा होगा। तो रस्सी की लंबाई में कितना इजाफा हुआ है, L1। फिर हम और थोड़ा सा वज़न को बढ़ा देंगे तो रस्सी की लंबाई में थोड़ा और इजाफा हो जाएगा। अब रस्सी की लंबाई में जो इजाफा हुआ है उसको हम नाम दे देंगे L2। तो हमने देखना यह है कि हमने कितना वज़न बढ़ाया और उस रस्सी की लंबाई में कितना इजाफा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पता है वज़न बढ़ाते जाएंगे तो रस्सी की लंबाई बढ़ती जाएगी उस वायर की। फिर हम वो सारी चीज़ें नोट करके हम ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि यह हमें डायग्राम में दिखाया गया है कि हमने लिखा है भी जब फोर्स की वैल्यू F थी तो उसकी लंबाई जो थी ना वो L है। जब फोर्स की वैल्यू F1 हो गई तब उसकी लंबाई L1 हो गई। जब फोर्स की वैल्यू हमने F2 कर दी तब उसकी लंबाई क्या हो गई, L2 हो गई। इसी तरह फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, लंबाई बढ़ती जाएगी, उसको हम ग्राफ की मदद से शो करते जाएंगे। लेकिन हमारा असल काम यह है कि इस ग्राफ की मदद से हमने वर्क की वैल्यू मालूम करनी है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है सॉलिड के अंदर उसमें बिगाड़ की वजह से, लंबाई में इजाफे की वजह से उस एनर्जी की, वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो हम ग्राफ से करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, वो हमें पता है कि ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा उस
एरिया की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, वही हमारे पास जो है वो वर्क की वैल्यू होगी और वही हमारी स्ट्रेन एनर्जी होगी। मिसाल के तौर पर जब फोर्स हमने F1 लगाई तो लंबाई हमारे पास क्या थी, लंबाई में होने वाला इजाफा था L1। तो अब ये जो कर्व है इसके नीचे ये जो ग्राफ बन रहा है, हमने इस ग्राफ का एरिया मालूम करना है। इस ग्राफ का जो एरिया है उससे हमें पता चलेगा वर्क की वैल्यू क्या है। अगर हम ये देखते हैं कि पहले अगर फोर्स लग रही थी F और उससे लंबाई में इजाफा हो रहा था डेल्टा एक्स, तो हम सीधा सीधा फोर्स को डेल्टा एक्स से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये एक स्केयर की शक्ल बन रही है। ये जो हमारे पास है जब फोर्स F लग रही थी, F1 नहीं F लग रही थी, तब ये स्केयर की फॉर्म थी। और स्केयर आपको पता है उसका एरिया कैसे मालूम करते हैं, जो है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई मालूम करेंगे। और लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है वो उस लंबाई हमारे पास ये डेल्टा एक्स है, यह चौड़ाई डेल्टा एक्स है और ये जो लंबाई है ये एफ़ है, तो एफ़ डेल्टा एक्स वर्क की वैल्यू आ गई। ये जो स्केयर की शक्ल बने ना, ये जो हमारे पास ये डॉटेड शक्ल है ना, ये वाला, ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स डॉटेड शेप में है, ये है हमारे पास स्केयर फॉर्म, या इसको मुस्ततील भी कह सकते हैं भाई। ये मुस्ततील का एरिया जो है वो भी लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो इतने हिस्से में ये चौड़ाई है और ये उसकी लंबाई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम देखते हैं भाई फोर्स की वैल्यू लग रही थी F1, तो F1 यहाँ तक पहुँची होगी और लंबाई में कितना इजाफा होगा L1। तो ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो इस तरह एक ट्रायंगल की शक्ल बनाता है, जिसको अगर हम नाम दें तो ये ट्रायंगल बनती है OAB। तो ये जो ट्रायंगल है, अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है जो हमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू देगा। और आपको पता है ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हमने लिखा हुआ 1/2 लेंथ कितनी है OA और विड्थ कितनी है AB। OA की वैल्यू कितनी है L1 और AB की वैल्यू कितनी है F1। तो ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको पता है फोर्स का यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन हो, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में हो और लंबाई की वैल्यू मीटर में हो, तो जो वर्क की वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, वर्क की वैल्यू आएगी न्यूटन मीटर में यानी जूल में। और हमारे पास एक और फार्मूला भी है वर्क की वैल्यू फाइंड करने का, वो भी हम इसी से ही फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास वर्क है वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और वही हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, और वो हमने क्या निकाला 1/2 F1 L1। अब हम एक और शक्ल में ये फार्मूला लिखते हैं। तो हम स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं इलास्टिक मॉडुलस की फॉर्म में। आपने पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन दी इलास्टिक लिमिट, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो क्या आता है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है यही हमारा मॉडुलस होता है। और ये मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस ई ये बराबर होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो के। और स्ट्रेस का आपको फार्मूला पता है, स्ट्रेस जो है वो फोर्स ओवर एरिया के बराबर होता है। यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है F1, एरिया उसका A है, और नीचे है स्ट्रेन। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रेन है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन है, क्योंकि लंबाई में तब्दीली आ रही है। आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेन कौन सी होती है, अगर स्ट्रेस के अमल करने पर लंबाई में तब्दीली आए तो उस पैदा होने वाली डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। तो वो आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई में तब्दीली बटा असल लंबाई, लंबाई में तब्दीली बटा असल लंबाई। तो लंबाई में तो तब्दीली जो है वो तो L1 है और असल लंबाई को हमने क्या नाम दिया हुआ है, कैपिटल L का। तो हमारे पास स्ट्रेन का फार्मूला आ गया L1 ओवर कैपिटल L। तो ये हम पुट कर देते हैं, ये L1 ओवर कैपिटल L हमने पुट कर दिया, ऊपर स्ट्रेस का हमने फार्मूला पुट कर दिया। इसको हम रीअरेंज करेंगे, तरतीब लगाएंगे
तो हमारे पास ये इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला आ गया, E इज इक्वल टू F1L ओवर A स्मॉल L1। इसमें से ये जो F1 है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इस F1 की वैल्यू हमने निकाली। तो यहाँ से अगर हम F1 की वैल्यू निकालें तो F1 की वैल्यू आ जाती है EA स्मॉल L1 ओवर कैपिटल L। ये वैल्यू हम इस जगह पर पुट कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का नया फार्मूला आ जाएगा 1/2 EA स्मॉल L1 ओवर L, और ये L जो है स्मॉल L से मल्टीप्लाई होके L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो ये हमने कहाँ से निकाला है? ये हमने इस ग्राफ से निकाला है। ये F1 ओवर ये हमारे पास ये जो L1 उसकी लंबाई। तो हमने देखा ये ग्राफ के नीचे जो एरिया था वो किस शक्ल में बन रहा था? मुस्ततील की शक्ल में बन रहा था, तो सॉरी ट्रायंगल की शक्ल में बन रहा था, तो उसका हमने एरिया निकाल लिया। जब फोर्स F2 लग रही होगी तो ग्राफ हमारा यहाँ पर पहुँच चुका होगा और ये शक्ल अब इस तरह की बनेगी। ठीक है, तो इसका एरिया हम निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो वार्क की वैल्यू आ जाएगी। एक बात इसमें नोट करने वाली ये है कि ये जो ग्राफ वाली लाइन है ये स्टार्ट में तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन फिर जाके बाद में ये स्ट्रेट नहीं है। तो जहाँ तक स्ट्रेट है वहाँ तक का मतलब ये है कि जो हमारे पास फोर्स है और जो लंबाई में होने वाली तब्दीली है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है भाई, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार है। यहाँ तक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जैसे ही हमने लिमिट क्रॉस की है तो प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार नहीं रही। तो ये आपने याद रखना है। जहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट है इसका मतलब यहाँ तक हम जो फोर्स लगा रहे थे वो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा रहे थे, इसलिए फोर्स और जो लॉन्गेशन है, स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहे हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनता गया। लेकिन जैसे ही हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हो गई, तो हमारे पास जो है वो कर्व जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं रहा। तो इस तरह ग्राफ किसी तरह का भी बने तो हम जो है वो एनर्जी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? हम एनर्जी की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ जो शेप्स बनेगी ग्राफ के नीचे एरिया की, उसका हम एरिया निकाल के हम उसके जो है वो एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमने ये F1 तक एनर्जी मालूम कर ली है भी, उसका फार्मूला क्या है। अगर हम आगे नेक्स्ट मालूम करना चाहते हैं तो ये एक और शक्ल बन रही है, ये वाली ABCDA। अगर हम इस शेप का एरिया निकालें तो हमें पता चल जाएगा भाई फोर्स की वैल्यू F1 से F2 जब हमने बढ़ाई है तो तब हमें कितना वर्क करना पड़ा है, या मालिक्यूल्स की जो डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई होगी वो कितनी स्टोर हुई होगी, वो हम इस एरिया की वैल्यू निकालने से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह ग्राफ के नीचे जो भी एरिया बन रहा होगा उस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई मालिक्यूल्स में जो बिगाड़ पैदा हुआ है उस बिगाड़ की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में एनर्जी स्टोर हो रही है जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं वो कितनी होगी। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। ये भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।